हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 35 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 23/9/2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से रीड करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं, प्रॉपर वे में समझते हैं। तो अट नहीं रही, अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ उड़ने उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी उड़ में मंद गंध में पुष्पमाल, पाल चपाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात ये जो आपका जो ये पोएम है, इसका भावार्थ है, इसको लिखने वाले जो आपको पता होना चाहिए, इसको लिखने वाले कौन हैं? इस पोएम को लिखने वाले हमारे महान कवि, जो भारत के सबसे प्रमुख छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं, उन कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने फागुन मास में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। अर्थात फागुन एक अपने आप में एक सुहावना मौसम होता है। इस समय ये बसंत ऋतु चल रही होती है, क्योंकि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। अर्थात जो पेड़ के पौधे सुंदर सुंदर, जो नए नए पेड़ के पौधे कली वगैरह खिल रहे होते हैं, ये सारी इतने सुंदर से चिड़ियाएँ देख रहे हैं, चिड़िया दुल्हन सी की तरह, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई कोमल पंक्तियां व रंग बिरंगे फूले से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों को भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा है और वातावरण को महका रहा है। कवि कहता है कि कभी ऐसा एहसास होता जैसा तुम फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फरफरा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं पर मेरी आंखें हट नहीं रही है। यह फागुन माह का मानवीकरण किया गया है और बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और कभी उस समय में कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी है। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी है कि वह धारा में समा नहीं पा रही है। यह भी मानवीकरण किया गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ है जो कविता व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका शब्दार्थ जैसे अट मीन सामना होता, पाठ पाठ जगह जगह शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही। आइए, तो कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि को प्रेम है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। कवि प्रकृति के प्रेम में खो चुके हैं और कवि क्या चाहते हैं? कवि फागुन की सुंदरता पर मोहित है और चारों तरफ बसंत ऋतु की इतनी अच्छी और आकर्षण सुंदरता है कि कवि की आंखें फागुन सुंदरता से हट नहीं रही है। कवि का फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? तो फागुन में बसंत ऋतु व वर्षा होती है और बारिश की बूंदें वातावरण को स्वच्छ कर देती है।
तथा पूरा वातावरण सुंदर प्रतीत होता है और प्रकृति में चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है और वातावरण ही शीतल व शांत हो जाता है। पेड़ पौधे पर नए पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, क्यों है वह क्यों, सोच कर बताइए। तो प्रकृति के दृष्टि से सबसे मुझे बसंत ऋतु अच्छी या अच्छा जो है ना, जो भी है दोस्तों, यहाँ आप जो है ना करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा, अच्छे लगता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम सुहावना सा हो जाता है एवं पेड़ पौधे पत्ते व फूल आने लगते हैं और इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जब प्रकृति वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंस कलियां मुस्कुराई, इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना मानवीय क्रिया है जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा ही प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार के उदाहरण लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार के उदाहरण मैंने आपको दिया है, फागुन की तान, कहीं सांस लेते घर घर भर देते, कहीं परी उर्मे मंद गंध, पुष्पमाल उड़ने के नभ में तुम पर कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बच्चे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस रचना के रचनाकार है, का जन्म बंगाल के महिसादल से सन 1889 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोल जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षाएं नवी तथा महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला और सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इसमें आपको करना क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए व इनकी रचनाओं के नाम लिखिए और आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अपने इंटरनेट का भी उपयोग करके कहीं से भी आपको इनके बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको, और जो इनके बारे में जो कथन है उनको आपको क्या करना, लिखना है। तो आइए मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था और निराला जी का प्रकाशित कहानी संग्रह लिली निराला जी छायावादी युग के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म जीवन दुख भरा था। 3 वर्ष की आयु में माता जी चल बसी और जवान होते होते पिताजी भी साथ छोड़ दिए। कितना दुख भरी सा कहानी है बच्चे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आराधना, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, राम की शक्ति, योजना, प्रभावती, गजलें, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, बसंत आया, खून की होली जो खेली इत्यादि रचनाएं उनकी जीवन की अनमोल रत्न है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।